राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। इस गठबंधन को सीमेंटिंग करने का काम और हम लोग करेंगे। बसपा सपा अकेले ही काफी थी बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए, और रिजल्ट जो है आप सब लोगों के सामने है। कई बार दो पदार्थ इकट्ठा होते हैं तो तीसरा ही पदार्थ बनकर बाहर आ जाता है। एक गठबंधन करने वालों को मालूम नहीं। नमस्कार, ताल टॉक के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है प्रयागराज कुंभ नगरी से। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं कुंभ नगरी, ये टेंट सिटी बसी हुई, और अब से कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं शाही स्नान को। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पहला शाही स्नान होगा और उसके बाद हम ये कह सकते हैं औपचारिक तौर पर इस कुंभ क्रांति की और इस कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे ठीक पहले देश का सियासी माहौल क्या कह रहा है? 2019 की कुंभ क्रांति के साथ सियासी क्रांति किस ओर जा रही है? लगातार बहस हम इस खास प्रयागराज के स्टूडियो से लेकर के रोज आते हैं। आज भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि कांग्रेस जो आज से पहले ये सपना देख रही थी, राहुल गांधी तो कह भी चुके थे कि हमारे अगर नंबर ज्यादा आए तो मैं प्रधानमंत्री के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन वो कांग्रेस जो कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, आज ऐसी नजर आ रही है कि वो शायद कहीं की नहीं रह गई है। क्योंकि आज एक तरफ तेज प्रताप सिंह भी पहुंचे, यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाई। बिहार में महागठबंधन जिसकी अनाउंसमेंट कांग्रेस के बिना अब तक नहीं हुई है, कांग्रेस के साथ भी नहीं हुई है, एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। मायावती पहले से ही अवसरवादी कह चुकी हैं कांग्रेस को, और कह चुकी हैं कि कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। तो ताल ठोक के हम ये इस वक्त के 6 बड़े सवाल यहां से पूछेंगे। साथ ही साथ तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, वहां स्टूडियो से भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे मेहमान। हमारे इस खास मेहमान में और खास बड़े सवाल ये रहेंगे, 2019 में कांग्रेस के खिलाफ क्या दो गठबंधन, जहां कांग्रेस एक महागठबंधन की तैयारी करी थी, अब कांग्रेस के खिलाफ भी क्या दो गठबंधन है 2019 के लिए? दूसरा बड़ा सवाल, अवसरवाद ने बनाया कांग्रेस को अछूत। जिस तरीके से अपॉर्चुनिस्ट होने की बातें चल रही थी, क्या कांग्रेस को इस कारण से किसी ने नहीं पूछा? तीसरा, माया अखिलेश तेजस्वी, यानी कि माया अखिलेश और तेजस्वी राहुल की राजनीति की क्या सुपर किलर है? क्योंकि ये तीनों युवा हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए कि राहुल गांधी की इस राजनीति में कोई जगह नहीं है? चौथे में राहुल का अवसरवाद और विपक्षी एकता पर भारी। 2019 में कांग्रेस घर की ना घाट की। और छठा सवाल, मोदी नहीं राहुल के खिलाफ क्या ये महागठबंधन है? तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि मुझे मालूम है ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन कहा जाता है कि प्रयाग की भूमि में आकर अगर त्रिवेणी में आप सुबह सुबह के वक्त स्नान करने आते हैं तो भी आपको ठंड नहीं लगती। तो राजनीति का पारा तो वैसे ही आसमान पर है, तो मुझे मालूम है कि प्रयागवासियों को भी ठंड नहीं लगेगी। जोरदार तालियों से मेरे मेहमानों का स्वागत कीजिएगा। सबसे पहले मैं कहूंगा मेरे दाईं ओर बैठे हैं हर्ष वाजपेयी, जो कि यहाँ के विधायक है, प्रयागराज के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। बहुत बहुत स्वागत है इनका। मेरे इस तरफ बैठे हैं सईद अहमद साहब हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एक्स MLA। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सईद अहमद साहब का। सईद अहमद साहब के साथ यहाँ पर मेरे बैठे हैं तांत्रिक रमेश जी महाराज, जो कि धर्मगुरु भी हैं, जाने माने प्रयाग के पुराने, यहाँ कह सकते हैं कि एक पुरानी आवाज भी रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रमेश जी महाराज का। मेरे इस तरफ मंच पर बैठे हैं दिनेश गिरी जी, जो कि जूना अखाड़ा से आते हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सब। और मेरे साथ वहाँ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं सुंदर बालाकृष्णन, जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वहां तक तालियां जानी चाहिए। सैयद अबू दोजाना है, जो कि RJD के लीडर हैं, पटना से हमारा साथ दे रहे हैं, उनकी आवाज जहां तक पहुंचेगी उनका भी साथ दीजिए। और कुछ ही देर में हमारे साथ श्रीकांत शर्मा, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल सबसे पहले सईद अहमद साहब आपसे, गठबंधन तो आपने किया था मोदी को हराने के लिए, गठबंधन तो आपने किया था, ये कहा था कि मोदी जी को सीट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसी गठबंधन में आप कांग्रेस के अगेंस्ट आ गए हैं। मायावती कांग्रेस को अछूत कहती हैं, मायावती कहती है कांग्रेस अहंकारी है, राहुल गांधी के लिए इसमें जगह नहीं है। तो आखिरकार जनता क्या समझे? या तो आप कांग्रेस के अगेंस्ट है, कांग्रेस कहीं का नहीं छोड़ा, या फिर आप भी डबल स्टैंडर्ड्स खेल रहे हैं, 2 सीटें छोड़ दी, कांग्रेस को दरकार कर रहे हैं। सभी को
सादर नमस्कार करते हुए हमारे साथ बैठे धर्मगुरुओं का, विधायक जी का और एंकर महोदय का धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव ने और तमाम ऐसे नेताओं ने तय किया जो राष्ट्रीय पार्टियों से परहेज कर रहे हैं। फेडरल फ्रंट की स्थापना इसी के लिए चल रही है। नहीं, परहेज करे तो छोड़ी क्यों? देखिए, छोड़ा ठीक है, मौका आएगा उनसे देखा जाएगा। नहीं नहीं, या तो आप किसी को गरियाते हैं या गाली देते या किसी का अगेंस्ट होते हैं या फिर आप उसके साथ होते हैं। जनता को यही तो बताइए ना। दो आपने छोड़ दिया। मायावती कह रही है कि इससे अवसरवादी हमने पार्टी नहीं देखी है, ऊपर से आपने मोदी को हराना है, जगह आपने मोदी जी के लिए नहीं छोड़नी है। भाई जनता ये कह रही है कि भैया इतने कंफ्यूज काहे हो? देखिए, मोदी जी को हराना है ही है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। दो क्षेत्रीय पार्टियों ने जो अपना गठबंधन किया है, रालोद भी उसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त है। और इसके साथ साथ हम लोग बिहार है, तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ जुड़ करके एक बड़ा फ्रंट तैयार कर रहे हैं जिसे फेडरल फ्रंट का नाम दिया गया है। इसमें कांग्रेस मुख्य लक्ष्य कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अछूत होगी। देखिए, हम लोगों ने कांग्रेस को कभी अलग नहीं समझा है, ठीक है, बात की बात है। अभी तो जो हमारा गठबंधन है वो सबसे बड़ा है कि हम क्षेत्रीय दल मिलकर के एक बड़ा विकल्प बने। अच्छा, ठीक है, इससे और ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पार्टियां जो भी होती हैं वो हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाने का काम करती हैं। तो इसलिए तय किया गया कि हम सभी छोटे दल मिलकर के, क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर एक फेडरल फ्रंट बनाएं और एक देश में एक नई तरह की शुरुआत करने का काम करें। यही हमारा मकसद है। नहीं, ठीक है, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा भी जुड़ गए, मैं उनका रुख करता हूं। श्रीकांत शर्मा, मैंने सबसे पहले रुख किया, हमारे साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं प्रयागराज से मौजूद हूं, और सबसे पहला रुख यही था कि गठबंधन चला था मोदी के अगेंस्ट बनने के लिए मायावती और अखिलेश का। आज तेजस्वी भी आ गए और हाथ मिला लिया, और ऐसा लगता है कि यह गठबंधन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अगेंस्ट ज्यादा आ रहा है। कांग्रेस के अगेंस्ट मायावती बोल रही है, कांग्रेस के अगेंस्ट आज तेजस्वी भी कह गए। तो यह मोदी के अगेंस्ट गठबंधन है या फिर कांग्रेस के अगेंस्ट? जनता ये कंफ्यूज है, आपको क्या लग रहा? देखिए, इसका जवाब तो कांग्रेस देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जिनकी लगातार वकालत करती रही है और आज वही दल कहीं ना कहीं कांग्रेस को झिट, तो कांग्रेस को ही इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां तक आपने मुझसे सवाल पूछा है, क्योंकि देश का चौकीदार सजग है और चौकीदार जिस तरह से देश में काम कर रहा है, जो कहा वो किया, जो गरीब कल्याण की जो योजना है वो जमीन तक पहुंच रही है, तो चौकीदार के डर से ये सब लोग लामबंद हो रहे हैं। ये नहीं चाहते कि देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े और जो विश्वगुरु बनने का हमारा जो सपना है वो साकार हो। मैं तो आपको इतना कह सकता हूं कि ये जो तथाकथित जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इसको वो गरीब आदमी जवाब देने वाला है जो लेकर आज तक अंधेरे में रहता था। नरेंद्र भाई मोदी ने उसके घर में रोशनी पहुंचाई है। वो हमारी बहन बेटियां इस गठबंधन को जवाब देंगी जो खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होती थी। नरेंद्र मोदी ने उनके लिए शौचालय दिया है। वह परिवार जो पैसे की तंगी के कारण अपने बच्चों को खो देता था, स्वास्थ्य लाभ नहीं दिलवा पाता था, उन परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार का लाभ देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। वह परिवार इस गठबंधन को चुनौती देगा, वह परिवार इन गठबंधन को जवाब देगा, वह किसान इनको जवाब देगा जो पर इनसे लाठी खाता था लेकिन यूरिया उसको नहीं देते थे। मोदी जी ने नीम कोटेड यूरिया उसको दिया है और उसकी जो लागत है फसल की, उसका 1.5 गुना एमएसपी नरेंद्र भाई मोदी उस किसान को दे रहे हैं। वह कच्चे मकान में जो गरीब रहता है उसको पक्की छत देने का काम मोदी जी ने किया है। हमारा काम बोल रहा है, अपने काम के दम पर जनता का आशीर्वाद लेने हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। श्रीकांत जी, मेरे 2 सवाल हैं यहां से। एक सवाल ये कि आपने जैसे इतने काम गिनाए, अगर इतनी योजनाएं हैं, इतनी गेम चेंजर योजनाएं हैं, उज्ज्वला भी है, आयुष्मान भारत भी है, स्वच्छ भारत भी है, तो ऐसे में मायावती जब ये कहती है कि देखिए हमारे गठबंधन की तो यहां तक शुरुआत है कि पहले 42% आपका जब शेयर था, जब सबसे ज्यादा आया, कि आपने अपनी जितनी पीक पर जाना था वो तो आप जा चुके, और गठबंधन महागठबंधन का असर तो ये होता है कि फूलपुर देखिए, कैराना देखिए, गोरखपुर देखिए, हमने तो ऑलरेडी बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराना शुरू कर दिया है। तो ये दोनों इकट्ठे हो, कांग्रेस हो चाहे ना हो, लेकिन हार आपको नहीं लग रहा है कि कम से कम आप तो घाटे में ही है उत्तर प्रदेश से? आपका आंकलन क्या कहते हैं, आप तो यहीं से?
सचिन जी, मेरा बात तो ये है कि हमारी ताकत बढ़ी है। 2014 से ज्यादा ताकतवर होकर नरेंद्र भाई मोदी 2019 के चुनाव में हैं और उसी का परिणाम तो है कि सभी वो लोग चुनाव लड़ते थे। जहां तक आप उपचुनावों की बात कर रहे हैं तो उपचुनाव की तुलना आप मुख्य चुनाव से नहीं कर सकते। 19 का चुनाव देश का प्रधानमंत्री तय करने वाला है और एक ऐसा मजबूत नेता तय करने वाला है जिसने दुनिया में भारत का डंका बजाया है। आज दुनिया की कोई बड़ी पंचायत नरेंद्र भाई मोदी जी के बिना पूरी नहीं होती है और 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के मुल्कों में जाते थे, कोई संज्ञान तक नहीं लेता था। तो ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री के लिए है और पहली बार ऐसा है कि गरीबों को अपना मसीहा मिला है, गरीबों को उनके हित में काम करने वाला एक मोदी जी के रूप में नेता मिला है, इस देश को आगे ले जाने वाला एक नेता मिला है। तो हम अपने काम के दम पर हम सकारात्मक हमारा कैंपेन रहेगा। जो चुनाव था वो कांग्रेस की विफलताओं पर लड़ा गया था। 2019 का चुनाव नरेंद्र भाई मोदी की सफलताओं पर हम लोग लड़ेंगे और उससे घबराकर उसके खौफ में ये सब लोग लामबंद हो रहे हैं क्योंकि इनको अपने अस्तित्व बचाने के लिए 2019 का चुनाव लड़ना है। हम प्रयागराज में मौजूद हैं श्रीकांत जी, कई दिनों से आपसे भी मुलाकात हुई थी। यहाँ का संत जो है ना, दो तरीके का संकल्प ले रहा है। वो कह रहा है उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इतनी सीटें देनी है या फिर सत्ता तक पहुंचाना है या फिर ऐसी बात भी करनी है तो संकल्प दो है, पहले राम मंदिर का नाम, फिर यहां पर कोई दूसरा काम। वो ये कह रहे हैं कि बताइए, हम सीधे तौर पर पूछेंगे, महीने 1.5 महीने का भी वक्त है और जब तक कुंभ खत्म होगा उसके बाद हम ये अल्टीमेटम दे करके जाएंगे। को तैयारी है सर? देखिए, हमारा भारत आस्थाओं का भारत है, हमारा देश है और मैं आपको कुछ सिर्फ चंद उदाहरण दूंगा। मैं प्रयागराज की भूमि पर कल था। हम सभी देशवासी साधु संत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करते हैं कि 450 साल तक हमारी जिन स्थानों के प्रति आस्था है, या तो हमारे जो विरोधी थे जो यहां पर हमें गुलाम बनाने आए थे उन्होंने उन स्थानों की कोशिश की, उन सब जो प्रमाण है उनको नष्ट करने की कोशिश की। अक्षय वट के दर्शन अगर आज कोई आम जन कर पा रहा है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। हम सब भारतवासी उनका अभिनंदन करते हैं। जहां तक आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है, करोड़ों लोगों की आस्था उस स्थान के प्रति है और हमें साधु संतों का और हमारे प्रधानमंत्री को देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। ये मसला अभी कोर्ट के अंदर है और हमें पूरा भरोसा है कि इस मसले में और जहां रामलला विराजमान है वहीं पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन, जो पार्टी सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही उसके वकील चाहे अनचाहे, पहले उन्होंने पूर्व के जो जज थे हमारे मुख्य न्यायाधीश, उनके ऊपर उंगली उठाई और कहा कि इसका फैसला 19 के चुनाव के बाद आना चाहिए। और अब जब अदालत में चलना शुरू हुई तो उसमें भी विघ्न डालने की कोशिश की कांग्रेस के इशारे पर। एक वकील ने न्यायमूर्ति के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। हमारी आस्था अपने राम में भी है और हमारा भरोसा अपने संविधान में भी है और हमें पूरा भरोसा है कि समय रहते उस जो मसला अदालत में विचाराधीन है भगवान राम का, वो निश्चित रूप से उसमें जो आस्था जिनकी भगवान राम के प्रति है वो सफल होंगे। वहां भव्य मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ होगा। मुझे मालूम है कि आप डिबेट में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आपसे विदा लूंगा और फिर उसके बाद चर्चा को यहां से आगे बढ़ाऊंगा कि आज तेजस्वी भी आगे हाथ मिलाने के लिए। मायावती और मुलायम तो पहले ही थे, यानी कि मायावती और अखिलेश तो पहले ही थे और ये भी कह दिया, पहले अखिलेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो होगा उत्तर प्रदेश देगा। आज तेजस्वी ने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा। तो क्या माने, अगला कौन प्रधानमंत्री, मुलायम सिंह यादव या फिर मायावती? लगता है आपको ये होने जा रहा है क्योंकि महागठबंधन ने तो मान लिया। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही है, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही है। प्रधानमंत्री बनारस से आते हैं और फिर पुनः प्रधानमंत्री बनारस से ही बनेंगे, उत्तर प्रदेश से ही बनेंगे। और ये जो आप बता रहे हैं सब इकट्ठा जो हो रहे हैं, कुछ लोग तो देखिए एक ही प्रवृत्ति के लोग इकट्ठा हो रहे हैं चौकीदार के डर से, जिन्हें चोरी करने की प्रवृत्ति है, जिन्होंने समय जब जनता ने उनको दिया सत्ता चलाने के लिए, जिन लोगों ने घोटाले किए, जिन लोगों ने जनता के साथ धोखा किया, आज वो सब चौकीदार के डर से इकट्ठा हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि चौकीदार मजबूती से गरीब जनता के हित में काम कर रहा है और चौकीदार को रोकने के लिए ये पूरी कवायद लोग रच रहे हैं। लेकिन हमें अपनी जनता पर पूरा भरोसा है। जिस घर को रोशनी मिली है, जिस घर को शौचालय मिला है, जिस परिवार को आयुष्मान भारत का लाभ मिला है, जिस
किसान को नीम कोटेड यूरिया मिला है, जिसको मुद्रा बैंक का लाभ मिला है, वो सब लामबंद होकर नरेंद्र भाई मोदी जी के पीछे खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप कह रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपने पूछा कि मायावती, अखिलेश, आप कह रहे हैं कि फेडरल फंड बनाने की कोशिश है, लेकिन रमेश जी महाराज, क्योंकि आप सन्यासी हैं, क्योंकि आप एक कम से कम दृष्टि जरूर रखते हैं, आप किसी पार्टी से नहीं आती हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के आपको लग रहा है कि जैसे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का काम है, वही बोलता है 2019 में उन्हीं का चलेगा, ये सब जो गठबंधन है ये कम से कम एक अवसरवादिता की गठबंधन है जो बनने की कोशिश हो रही है, और कांग्रेस तो कम से कम कहीं नहीं है। बोलिए, आप बोलिए, आवाज जारी। गठबंधन जरूरी है, बिना गठबंधन के तानाशाह हो जाता है। हर पार्टी का आदमी होगा तब चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, एक ही आदमी अगर रहेगा तो तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा। नहीं, ठीक है, आपकी आवाज अब तक थ्रू नहीं हो पा रही है। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी रहेगा तो तानाशाह हो जाएगा, इसलिए इनके गठबंधन जरूरी है, लेकिन जनता दूसरा ये पूछ रही है कि जनता गठबंधन भी क्या अवसरवादिता के गठबंधन है? कांग्रेस है, बाद में देख भी लेंगे, वैसे अछूत है, नहीं है तो 2 सीटें छोड़ दो, लेकिन जनता सोच रही है कि आखिर हो क्या रहा है? नहीं, ये तो कोई दो राय नहीं है। आजादी के बाद से लेकर के अब तक राजनीतिक पार्टियां हो, स्वतंत्र हो या गठबंधन हो, वो अपना अवसर जो मिलता है वो चूकती नहीं है, अवसरवादी तो होती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि गठबंधन हो गया तो अवसरवादिता खत्म हो गई, या गठबंधन नहीं है तो अवसरवादिता नहीं रहेगी। अवसरवादिता तो चूकने से छोड़ेंगे नहीं, अवसरवादिता ले रहे हैं ना। अभी आपने श्रीकांत जी ने कहा, आपने सुना होगा, बोला उन्होंने कितनी बात बोली कि हमने देखो सरस्वती कूप चालू किया और हमने वो अक्षयवट खोला। ये कैसा लॉलीपॉप दे रहे हैं हिंदुओं को? अरे अक्षयवट और सरस्वती कूप आप खोलकर हमको उल्लू क्यों बना रहे हो? आप ये बोलो ना हम राम मंदिर बनाएंगे, कुंभ से पहले बनाएंगे, लेकिन कितना कोई भी आओ ऐसा लॉलीपॉप देंगे। हमारी आस्था है, हमारी आस्था कहां है? आस्था भारत विश्व गुरु बनना चाहिए बोला ना श्रीकांत जी ने। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? भारत के श्री राम टेंट में बैठे हैं, भारत के श्री राम टेंट में बैठे हैं, और श्रीकांत जी कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। उज्ज्वला योजना से भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? उज्ज्वला से हमारी बहनों को एक सुविधा मिलेगी, वो मानते हैं, लेकिन उज्ज्वला से विश्व गुरु नहीं बनेगा। हर चीज जवाब देना चाहेंगे, हर चीज जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं बीजेपी के प्रवक्ता से वहां गठबंधन इनकी अवसरवादिता, कोई सवाल कर लो रह करके सन्यासी उसको राम मंदिर तक ले आता है। देखिए, मैं दोनों बात का जवाब देना चाहूंगा। जो सईद जी ने कही, समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता हैं, और जो हमारे यहाँ पे संत साधुओं ने जो बात कही है, पहले मैं इस पे आता हूं, क्योंकि देखिए ये जो श्रीकांत शर्मा जी ने बात कही है कि हम लोगों ने अक्षयवट को और सरस्वती कूप को मुक्त किया, ये छोटी बात नहीं है। पहली बात, इसको छोटी बात नहीं मानना चाहिए। नहीं, छोटी नहीं है, इसलिए राम मंदिर तो बहुत छोटी है, क्योंकि राम मंदिर और सरस्वती कूप की उसकी तुलना छोटी नहीं बता रहे, बहुत बढ़िया है। स्वामी जी, आपको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। राम मंदिर है, स्वामी जी ये मत करिए, ये मत करिए स्वामी जी। कैसे नहीं करिए? स्वामी जी बीच में मत बोलिए, पहले मैं बोल लूं फिर आप बोलिए। नहीं, वो बोल लेंगे, लेकिन एक हद तक ही देखिए, हम लोग स्वामी जी हैं तो आपको मर्यादा में रखेंगे, नहीं तो फिर हम भी नेता की तरह बीच में डिस्टर्ब करने लगेंगे। नहीं, नेता आपने बोल लिया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, अब मैं बोल रहा, मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए। बोलिए। ठीक है, इस तरह क्रम वाइज चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को पता हो कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, और वहां पे अकबर के समय की बनाई हुई एक ह्यूज दीवार थी। ये ऐसा नहीं है कि एक कागज पे साइन कर दिया गया और वो अलाउ हो गया। आर्मी के सीरियस रिजर्वेशंस थे, आर्मी ने कहा हम नहीं अलाउ कर सकते। वहां पे बड़ी पत्थर की दीवारों को तोड़ के हम लोगों ने एक रास्ता बनवाया, तब जाके ये सरस्वती कूप, पातालपुरी और अक्षयवट, तो यही काट होगी ना फिर, यही महागठबंधन की काट होगी ना फिर। मेरा कहने का मतलब, अगर आप अक्षयवट गिनवाते हैं, दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, तो महागठबंधन की काट फिर आपकी यही है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये छोटी बात नहीं थी, मैं इस बात का जवाब दे रहा था। नहीं, ठीक है, मैं महागठबंधन की काट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां तो अपना प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं। नहीं, देखिए, एक बात मैं सईद जी की बात पे बड़ी अच्छी बात ही बोल रहे थे, इनके एक शब्द पे मैं आऊंगा। इन्होंने एक वर्ड बार बार प्रयोग किया, फेडरलिज्म, कि हम फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये भाइयों, ये फेडरलिज्म जो है, ये बड़ी पोलाइट भाषा में वही बात है जो जेएनयू में कही गई थी कि भारत के टुकड़े होंगे। फेडरलिज्म मतलब क्या? फेडरलिज्म मतलब यह है कि ऐसी पार्टियां जो दिल्ली से बैठ के कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में अस्तित्व रखती हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए छोटे छोटे रजवाड़े, जिनको सरदार पटेल ने खत्म किया था।
छोटे छोटे रजवाड़े, इनको छोटे छोटे रजवाड़े चाहिए। ठीक है, इसका जवाब अबू दुजाना इसका जवाब देना चाहते हैं आपको। ये नेशनल फेडरलिज्म जो शब्द यूज इसका कर रहे हैं, जवाब अबू दुजाना स्टूडियो में पटना से वो देना चाहते हैं। हर्ष ये कह रहे हैं यहां से कि आप चाहते हैं छोटे छोटे रजवाड़े, आप चाहते नहीं है कि वंशवाद समाप्त हो, और इसीलिए आप तेजस्वी भी पहुंच दलों का घटक गए। एक सेकंड, एनडीए भी 45 तो है ही है, इसलिए आप तेजस्वी भी पहुंच गए। एक मिनट सुनिए, अबू दुजाना ये मुद्दा इस वक्त ये छोटे छोटे स्टेट्स की नहीं है, ये एक ही मुद्दा है। 2019 में बीजेपी भ्रष्ट सरकार, चोर सरकार, जिसको कहा जाता है चौकीदार चोर है, इस सरकार को भगाना है, देश से मुक्त कराना है। जो देश खतरे में है, देश का संविधान खतरे में, हर चीज खतरे में, हर चीज पे इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया, हर चीज पे ये डिक्टेटरशिप हो गई है, ये पॉकेट डेमोक्रेसी है। आप सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आरबीआई हो, सारे जगह इनकी एक डिक्टेटरशिप चल रही है। जो कोई आवाज देता है, कोई इनके खिलाफ बोलता है, तो ऑटोमेटिकली उस पर ये पनिशमेंट होता है, थ्रेट किया जाता है, तुमको इनकम टैक्स में फंसाएंगे, सीबीआई। तो ये सब सारी चीज जनता जो इस वक्त जो 4.5 साल में देश की जो स्थिति हो गई है, जो इस बर्बादी के कगार पे चली गई, नौकरी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम्स के वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। इससे हट के हम लोगों ने एक महागठबंधन बनाया, महागठबंधन बना के हम लोग लेकिन अबू दुजाना, ये देश का संविधान खतरे में है या देश खतरे में है, ये तभी क्यों याद आता है, या मैं कहूं कि कहीं ना कहीं ये डर है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, खनन घोटाले में जांच की आंच आती है तो अखिलेश यादव का बचाव करने मायावती आ जाती हैं। मायावती के ऊपर सीबीआई की पहले बात होती है तो कहते हैं सीबीआई के ऊपर सरकार का दबाव है। वहां पर पहले आपको लगता है कि तेजस्वी पर दबाव में केस चल रहा है, आईआरसीटीसी, लालू पहले ही जेल में, आपको लगता है कि रफाल घोटाला में आप देख लीजिए, अब ये देश बचाना है कि पार्टी बचानी है? घोटाला देखिए, अस्तित्व की लड़ाई है, ये देश बचाना है कि पार्टी बचानी? मुझे एक बात बताइए, व्यापम घोटाला 8,000 करोड़ का, ये व्यापम घोटाला में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। रफाल में आपने क्या किया? एक देश का प्रधानमंत्री डायरेक्ट जाके डील करता है, जबकि हमारे आपको इतना तक वर्थ क्यों नहीं समझा कि तेजस्वी ने वहां से हाथ मिलाकर के फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ? अभी उसी के लिए तो हम लोग महागठबंधन, और यहाँ पर आज आकर के अभी हम लोग उसी के लिए महागठबंधन बना रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं। बिहार में, यूपी में कांग्रेस के खिलाफ तो 2 गठबंधन हो गए ना। सुंदर बालाकृष्णन, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद रमेश जी की आवाज नहीं आ पाई थी, फिर इनसे मैं कमेंट करूंगा। ठीक है, सुंदर बालाकृष्णन, एक कमेंट आपका, फिर मैं वापस आता हूं। देखिए क्या है ना, ये गठबंधन की जब आप सोचोगे ना, तो यहां पर तो दोनों भी बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और अपोजिशन, ये दोनों को एक गठबंधन का जरूरी पड़ेगा। बीजेपी अकेले में मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल होगा। और मैंने कई चैनलों में कहा गया है कि यूपी में से पूरा गठबंधन का फॉर्मेशन होगा और ये एसपी बीएसपी से ही होगा। और ये जो मेन चलाएंगे, पहले मायावती बहन चलाएंगी और इसके बाद ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, ममता दीदी जी है, वो चालू करेंगे। और साउथ में जब जाओगे तो आप इधर स्टालिन का बहुत बड़ा हाथ होगा। और यहां पर आप महाराष्ट्र में आओगे तो यहां पर कहीं ना कहीं शिवसेना तो बीजेपी से अलग होने वाला ही है। तो मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी को पूछा नहीं किसी ने? जब मुझे एक बात बताइए ना, सुंदर बालाकृष्णन ने, देखिए ना सुंदर बालाकृष्णन, मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी को मंच पर शामिल किया होगा, या फिर उन्हें लगता कि यहाँ पर नहीं? मेरे साथ बैठे समाजवादी पार्टी के लीडर, उन्होंने यही कहा कि देखिए क्षेत्रीय पार्टियों को खा जाना चाहते थे राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, इस कारण से लगा कि एक फेडरल हम गठबंधन बना लेते हैं। नहीं, इसी के लिए मेरा आंसर ये है कि अभी तो ये लोग राहुल गांधी का, मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है ये इलेक्शन। जब लड़ेंगे तो मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं है, ये मोदी वर्सेस मायावती, ममता, स्टालिन और ये जो बाकी लोग हैं इनके साथ है। तो जब इलेक्शन होगी तो कांग्रेस एक बड़ा टक्कर देने वाली है मोदी को, इसमें कोई शक नहीं है। और यही सब अपोजिशन लीडर सब राहुल गांधी के पीछे जाएंगे। ये आप लिख के लेना, ये आप 2019 में यही होगा, आप देख लेना। आप राजनीतिक समझ भी रखते हैं, आध्यात्मिक समझ के साथ, क्योंकि बिना कम से कम प्रयाग के आशीर्वाद से और संयोग से 2019 वो साल है जिस दिन इलेक्शन भी है। एक तरफ आपको नजर आ रहा है खेमे खेमे खेमे, एक खेमा इकट्ठा, कांग्रेस अलग से जा रही है, दूसरी तरफ मोदी जो कि कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने जिक्र किया कि छोटे छोटे यहां पर अपने खेमे बचाने की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है, दल दल की लड़ाई है। आपकी नजर क्या है रमेश जी? हर दल दलदल में है, कोई दल दलदल से बाहर नहीं है।
हर दल खेमा चाहता है, हर आदमी जोड़ना चाहता है। बीजेपी ने कितने लोगों को जोड़ के अपना संगठन बनाया है। अगर दूसरे समाजवादी पार्टी और मायावती इकट्ठे होते हैं तो इसमें क्यों बुरा लगता है भाई? क्यों बुरा लगता है? अगर हम दो जने इकट्ठे हो जाते हैं, अगर आप कश्मीर में समझौता करते हो तो पवित्र है, और यहाँ समझौता करोगे तो अपवित्र हो जाएगा। अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, कोई योजना नहीं चली, जॉब कोई योजना नहीं तो फिर तो अकेले काफी, मैं बता रहा हूँ, फिर तो अकेले काफी लड़ लेते और जीत जाते। योजना, आयुष्मान योजना की बात बताता हूँ। हमारे पंडित जी का एक्सीडेंट हो गया और कोई पूछने वाला नहीं, एम्बुलेंस तक नहीं ले आई, 80,000 कर्जा लेकर के इलाज कराया गया। कहाँ आयुष्मान योजना? किसके लिए है आयुष्मान योजना? बताइए। देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। बुरा मत मानिएगा स्वामी जी, पर जब अगर कोई चीज के बारे में न पता हो तो बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग अक्सर कह देते हैं हमें इलाज नहीं किया डॉक्टर ने इसलिए वो मर गया, डॉक्टर बन जाते हैं। अरे आपको नॉलेज है कि उसको क्या बीमारी थी? आयुष्मान भारत, आपको जानना ये जरूरी है कि आयुष्मान भारत में कोई भी पात्रता नहीं बनाई गई है। सेंसस रिपोर्ट 2011 की सेंसस रिपोर्ट में ये एक नहीं, इन्होंने एक स्पेसिफिक, इन्होंने स्पेसिफिक आरोप लगाया है आयुष्मान भारत पे। आयुष्मान भारत जनता को भी समझने की जरूरत है। आयुष्मान भारत का कोई फॉर्म नहीं भरा गया है। 2011 के सेंसस में जो लोग, आपको लगता है गेम चेंजर है? अच्छा, मैं मानता हूं कि गेम चेंजर है। ये देखिए, लगता है ये भविष्य में नहीं लगता। देख लीजिए, एक चीज, आयुष्मान भारत का बजट क्या था? नहीं, आयुष्मान भारत को समझ लीजिए क्या है। आयुष्मान भारत आप समझ लीजिए, आयुष्मान भारत क्रम वाइज स्कीम है। आपको नहीं लगता है गेम चेंजर है? 5 लाख गरीब आदमी के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 5 लाख गरीब आदमी को साल का इलाज योजना है। कहाँ अस्पताल है, कहाँ डॉक्टर है? या फिर 5 साल गरीब आदमी को दिया जा रहा है। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर संत समाज कहीं बटा हुआ है, कम से कम 2019 को लेकर के 5 लाख रुपए नहीं कतई नहीं बता रहा, मतलब ही नहीं है। संत समाज के बच्चे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमारे नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नींद से उठिए और कॉफी पीजिए। नींद से उठ के कॉफी पीजिए। हमने आपको वोट दिया था, और जो है हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे। आपने किसको वोट दिया था? मुझे नहीं लगता है कि आपने बीजेपी को वोट दिया था। सब धोखा, और केवल धोखा हुआ। धोखा इसलिए हुआ था एक तो कमेंट विशाल यहाँ पर लोगों के धोखा इसलिए हो गया क्योंकि आप छोटा कमेंट लेने की कोशिश करते हैं। विशाल, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी ऊपर से 20 सेकंड में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी को हराने वाला गठबंधन है ये गठबंधन। एक तरफ मायावती, मुलायम सिंह यादव और ये आरजेडी, ये सारे लोग भ्रष्टाचारी है। एक तरफ भ्रष्टाचार, अनहोली अलायंस, नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी। ये तय होगा कौन जीते। आप दीजिए, इतना ही वक्त है। पूछना चाहता हूं पूर्व विधायक जी से, इस जो सपा के हैं, इस देश का दल का बार बार नाम ले रहे हैं, क्षेत्रीय दल का बार बार नाम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार राज्य में सरकार में रही क्षेत्रीय दल, तब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आज आपको परेशानी, ठीक है, यानी कि सरकार नहीं रहती तो दिक्कत होती है। अब उनका जिंदाबाद करेंगे। क्या जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अब नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आपने कहा कि वहां जो उत्तर प्रदेश में यहां जो गठबंधन हो रहा है उसमें क्षेत्रीय पार्टियां तो है। एक किसी महाशय ने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही होंगे प्रधानमंत्री जो होंगे। अगर कोई सवाल है तो नहीं, तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि बाकायदा उत्तर प्रदेश से ही होंगे प्रधानमंत्री। वो वाराणसी, यानी कि 2 उत्तर प्रदेश से होंगे। जय श्री राम, एक अंतिम, जय श्री राम। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या सपा बसपा भाजपा पर भारी पड़ेंगे? नहीं, सपा और बसपा ये चोरों का गठबंधन है, ये किसी प्रकार से भाजपा पर भारी नहीं पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी 350 सीट करें। नरेंद्र मोदी नहीं, ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है, 10 सेकंड में आपको दे सकता हूं मैक्सिमम। जी, ऐसा है कि आप अपने चेंज मेकर की बात बोली थी, मैं उसका बताऊं। चेंज मेकर आजादी के बाद में इतनी भारी बहुमत से बीजेपी आई, चेंज मेकर कौन बना? भगवान, याद रखना। और अभी आप महाराज जी ने बोला कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। हाँ। और एमएलए साहब ने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपने बीजेपी को वोट दिया, मतलब वो भगवान वाला झूठ बोला। ये सोचने वाली बात है कि जो मैंने झूठ उन्होंने खुद ने कहा, तो वो झूठे नहीं हो सकते, वो झूठे नहीं हो सकते। नहीं लगता कि मुझे वो बिल्कुल झूठे नहीं है। आशाराम बापू भी झूठे नहीं थे, वो भी झूठे नहीं। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। नेता सही है, मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। नहीं, मैंने आपको पहले ज्यादा बात की। आज की कुंभ क्रांति में अगला एडिशन कल लेकर के आएंगे और खास तौर पर हम बताते चले, भले ठंडी हो, सुबह हम यहाँ पर सुबह 4 बजे मौजूद रहेंगे, सुबह 6 बजे से हर तस्वीर कुंभ की, पहला शाही स्नान और पहली तस्वीर यही पर जी न्यूज पर होगी। लगातार ये खास कवरेज जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रयागराज इस भूमि से, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।